मूवी की शुरुआत होती है और हम समुद्र से उठते हुए एक भयानक तूफान को देखते हैं और इस तूफान की वजह से आसमान से बारिश हो रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये बारिश पानी की नहीं बल्कि कचरे की हो रही थी। वैसे तो ये नजारा दिखने में बड़ा ही अजीब था और इतने में ही वहाँ से गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में बारबरा बैठी हुई थी। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर वो तो हैरान ही रह गई। उसके लिए सामने हो रही चीजें बहुत अजीब थी, इसीलिए बारबरा ने ये सब कुछ बताने के लिए झट से अपने हस्बैंड को कॉल लगाया। बर्कले ने उसकी इस बात को सुनते ही तुरंत उसे वहाँ से वापस आने के लिए कहा। वो जोर से चिल्लाया, तुम जल्द से जल्द बेटी को लेकर यहाँ पहुँचो, क्योंकि वहाँ पर रहे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन बारबरा के पास इतना समय नहीं था, इसलिए वो पास ही की एक बिल्डिंग में अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इतने में ही बारबरे भी वहाँ आ जाता है और फाइनली अब पूरा परिवार मिल चुका था। वहाँ पर खड़े किसी भी इंसान के पास इस अजीब चीज को रोकने का कोई तरीका नहीं था। हर एक के लिए आसमान से इस प्लास्टिक की बारिश को होते देखना बड़ा ही अजीब था। वहीं सरकार इस बात पर मंथन कर रही थी कि आखिर इस अजीब चीज को कैसे रोका जाए। आखिर कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मलाइज किया जा सके। वहीं समुद्र के कचरे से बाहर निकली टाइटैनिक भी थी, जो 100 सालों के बाद आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी। इन सब चीजों की शुरुआत तब हुई एक दिन जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। उनकी फिशिंग के दौरान अचानक उनकी जाल में एक अजीब सा जीव आ जाता है और उस दिन के बाद से ही हर दिन समुद्र से कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता जो दिखने में बड़ा ही अजीब था और कहीं न कहीं ये सारी चीजें हमारी धरती को नष्ट भी कर रही थी। इसलिए सरकार के लिए भी सुरक्षा की नजरों से अगर देखे तो इन सब चीजों का रोकना बहुत जरूरी हो गया था। वहीं बर्कले और उसकी टीम को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई और आखिर इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या है ये भी उसे ही खोज कर निकालना था। लेकिन मिशन पर जाने से पहले सबसे पहले बर्कले ने अपनी बेटी कर्बी को उसकी माँ के पास पहुँचाया ताकि वो उनके पास सुरक्षित रह पाए। दरअसल बर्कले का अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो चुका है और अब उनके मिलने का जरिया सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी ही है। और फाइनली वहाँ से निकलने के बाद बर्कले अपने मिशन की ओर आगे बढ़ा। वो अपनी पूरी टीम को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ पर मछुआरों द्वारा पकड़े गए उस जीव को एक खुफिया जगह पर रखा गया था, लेकिन अब तक वो जीव मारा जा चुका था। दरअसल मछुआरों ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखा था उन लोगों ने तुरंत ही उसे गोली मार दी और तो और उसके अतरंगी शरीर को बेचने की भी कोशिश की। ऐसा पता चलते ही कर्नल ने सही समय पर एक्शन लिया और जल्द ही जांच पड़ताल के लिए बॉडी को अपने साथ लेकर आ गए। वहीं पियर्स ने बॉडी को देखते ही कहा, इस तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में पुरानी किताबों में बहुत सारे जिक्र किए गए हैं। शायद हमें उन किताबों को पढ़कर वहाँ से हमें कोई क्लू मिल सकता है। और हाँ, जहाँ तक मुझे पता है इनकी प्रजाति को होमो एक्वा कहा जाता है। जब पूरी बॉडी को अच्छी प्रकार से चेक किया गया तो उसके गले से एक अजीब तरह का मोती मिलता है और इस तरह के मोतियों को पहले भी समुद्र के किनारे देखा गया है और इसके बाद ही जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया। और फिर क्या था, थोड़ा और छानबीन के बाद आखिरकार ये पता लगा लिया गया कि ये सिर्फ अकेला एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इनकी पूरी एक प्रजाति है। यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि एलियंस हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं। और अब पूरी की पूरी टीम वहाँ तक पहुँचने का तरीका ढूंढने लगी। जल्द ही सारे लोग समुद्र के किनारे पहुँचे और अपने पास मौजूद खास तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया ताकि वो एलियंस को जगाकर उनसे बातचीत कर पाएं। और अब देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया था, रात हो गई थी, लेकिन अब तक वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आया। लेकिन फिलहाल काम तो करना ही था, इसलिए रात में भी सभी लोग वहीं पर डटे रहे। इंतजार करते करते सभी को नींद आ चुकी थी। इतने में ही सारा को कुछ अजीब महसूस हुआ, ऐसा जैसे जमीन में पानी भर रहा था। सारा जोर से चिल्लाई, लेकिन तब तक उसके आधे शरीर तक पानी आ चुका था। मॉर्गन सारा को बचाने के लिए तुरंत ही आगे दौड़ा, लेकिन किसी चीज ने सारा को जोर से अंदर की ओर खींच लिया और देखते ही देखते मॉर्गन भी पानी के अंदर समा गया। जब तक पूरी की पूरी टीम वहाँ पहुँचती उन दोनों का काम तमाम हो चुका था। यहाँ तक कि वो एलियन की बॉडी भी वहाँ से गायब थी। लेकिन अजीब चीज तो ये थी कि जहाँ से सारा और मॉर्गन गायब हुए वहाँ तो पानी भर गया था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। और फिर थोड़ा खोज करने के बाद बार्कले को वहीं पर मॉर्गन का हाथ मिलता है। वो घबरा गया, वो समझ चुका था कि ये मिशन उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। एना कहती है, हमारा यही काम है अनजान जीवों से बात करना, हम इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि उनकी भाषा को समझाकर आपकी मदद कर सके। ये सुनकर बार्कले को क्यूरियोसिटी हो जाती है। वो एना से इन एलियंस के बारे में और भी पूछता है। एना बताती है, तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि ये एलियंस धरती पर इंसानों से भी पहले आए थे और हजारों सालों से वो समुद्र के नीचे रहते थे, लेकिन शायद अब वो जाग चुके हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इस प्लेनेट को दोबारा वापस ले सके, क्योंकि वो यहाँ पर इंसानों को रहते हुए
हुए नहीं देखना चाहते। उन एलियंस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनका हक है। बातों ही बातों में उनकी नजर एक क्रिएचर पर पड़ती है, एक होमो एक्वा जो धीमी गति से तैरता हुआ समुद्र के किनारे आ रहा था। उसे देखते ही बार्कले ने गन नीचे करने के ऑर्डर्स दे दिए। दरअसल बार्कले उस होमो एक्वा से बात करना चाहता है और अब ट्रांसलेशन डिवाइस की मदद से पियर्स ने उस क्रिएचर से बात की और उसे मीटिंग में आने के लिए इनवाइट किया। लेकिन वो क्रिएचर तो बहुत गुस्से में था क्योंकि मछुआरों ने उसके एक आदमी को मार जो दिया था। इस पर पियर्स ने कहा, मैंने भी तो अपने 2 फौजियों को खोया है और शायद उन्हें मारने में तुम लोगों का ही हाथ है। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी प्रजातियों में से कोई और ना मरे तो हमें चुपचाप से बैठकर एक साथ एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। और फिर क्या था, दोनों प्रजातियों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि कोई भी एक दूसरे को नहीं मारेगा। लेकिन उस एलियन ने अपनी कुछ और शर्तें भी आगे रखी, लेकिन वो अपनी इन शर्तों को मीटिंग में बताएगा। और फिर क्या था, चारों तरफ ये खबरें फैल गईं। लोग एलियंस को सामने आते हुए पहली बार देख रहे थे। ये मीटिंग लंदन में सुनिश्चित की गई और इसके लिए एक खास प्रकार का ब्रिज भी तैयार किया गया। दरअसल ये ब्रिज जमीन और पानी दोनों को जोड़ता है। समय आ गया और जल्दी ही सभी लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली। केट ने तुरंत ही वाटरवे चालू करने का आदेश दिया। वही मीटिंग में होमो एक्वा के साथ 3 और भी बड़े बड़े अजीब से जीव आए हुए थे। एक इंसान जैसे दिखने वाली औरत, एक जलपरी और एक बड़ी सी मछली। और अब थोड़े ही समय में होमो एक्वा, जिसका नाम सॉल्ट था, उसने जल्दी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों की भाषा भी सीख ली। सॉल्ट ने गुस्से में कहा, मुझे तुम जैसे क्रूर इंसानों को देखने के लिए खुद से आना पड़ा। और अब उसने अपनी कहानी बताई कि कुछ समय पहले उसके बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन जो जहाज पानी में चलते हैं और उनसे तेल निकलता है, उस जहरीले तेल ने उनकी जगह को प्रदूषित कर दिया और उनके सारे बच्चे मारे गए। जोनाथन ने सामने आकर कहा, मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन सॉल्ट ने तो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तो सिर्फ बर्कले से बात करनी है, क्योंकि वही एक इंसान है जिसने हमारे आने पर शूट ना करने का ऑर्डर्स दिया और हमारे लिए भी थोड़ी सी दया दिखाई। और आखिरकार बार बार कोशिशों के बाद भी जोनाथन अपने काम में सफल नहीं हो पाया। दरअसल वो इस कॉन्वर्सेशन में खुद को लीड करवाना चाहता था, लेकिन उसका ये प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि सॉल्ट तो सिर्फ बर्कले से ही बात करना चाहती थी। और आखिरकार मीटिंग को यहीं खारिज किया गया। वहीं की प्रेसिडेंट ने बताया कि वो बर्कले को उससे बातचीत के लिए तैयार करेंगी, क्योंकि सॉल्ट के सामने कैसी और कौन सी बातें रखनी है, ये सब कुछ उसे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं बारबरा को जब ये पता चला कि नेगोशिएशन के लिए बार्कले को चुना गया है, तो उसकी तो सांसें अटक गईं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। केट तो इस बात को लेकर हैरान थी कि अगर जंग छिड़ी तो क्या किया जाएगा, आखिर उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जल्द ही दोबारा मीटिंग शुरू हुई। बार्कले को सॉल्ट के सामने लाया गया। सॉल्ट ने शुरुआत करने से पहले ही वहाँ पर बैठे एजेंट से जेम्स नदी का एक गिलास पानी मांगा। जल्दी से पानी लेकर आया गया। ग्लास बर्कले के हाथ में थमाया गया। बर्कले उठा और पानी सॉल्ट की तरफ बढ़ाया। सॉल्ट ने हंसते हुए कहा, ये पानी तो तुम्हारे लिए है। बर्कले को समझ नहीं आया कि आखिर वो इस गंदे पानी को कैसे पी सकता है। और फिर क्या था, उसने हड़बड़ाहट में रटी रटाई स्पीच बोलनी शुरू कर दी। सॉल्ट ने कहा, ये रटी रटाई चीज मेरे सामने बिल्कुल मत बोलो, मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये बात सुनते ही बार्कले ने गहरी सांस ली और फिर क्या था, जो सच था वो बोलना शुरू किया। बार्कले ने तेज स्वर में कहा, पानी और मिट्टी के गंदे होने में इंसानों का सबसे बड़ा हाथ है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे पता है इस धरती को गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ इंसानों का है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब हम सब मिलकर अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सॉल्ट ने बड़ी ही प्यार से बर्कले की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पसंद आए। मीटिंग यहीं पर खत्म की गई और अब तीसरा दिन आ गया। बर्कले वहाँ से निकलकर सीधा होटल रूम पहुँचता है। वो देखता है उसकी बेटी काफी डरी हुई है। कर्बी अपने पिता से कहती है, मुझे डर है कि कहीं वो सॉल्ट तुम्हें कुछ कर ना दे। बर्कले ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और अब जल्द ही तीसरे दिन की मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग के दौरान बर्कले ने सॉल्ट को बताया, हम जल्द से जल्द समुद्र की गंदी हालत को सुधारने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हम सब ने मिलकर सारे साइंटिस्ट और सारे के सारे अधिकारियों से बात भी कर ली है। कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिजल्ट सामने आए हैं कि साल 2065 तक हम सारा का सारा पॉल्यूशन खत्म कर देंगे और समुद्र को पहले जैसा प्योर और क्लीन बना देंगे। बर्कले की बातों को सुनकर सॉल्ट समझ गई, ये सिर्फ कहने की बातें हैं और तुम्हें ये पूरा करने में 50 साल लग जाएंगे, ये तो बहुत लंबा समय है। सॉल्ट ने गुस्से भरी आवाज में कहा कि तब तक इन 50 सालों में हमारी पूरी की पूरी प्रजाति मारी जाएगी। यहाँ तक कि समुद्र में की हुई तुम्हारी गंदगी की वजह से अब तो हमारे लोग अच्छे से देख भी नहीं पा रहे हैं और तो और उनके बॉडी के कई अंग भी खराब हो चुके हैं और ये सब कुछ इंसानों की लापरवाही की वजह से हुआ है। वहीं बर्कले सॉल्ट की बात से पूरी तरह से एग्री कर रहा था। उसने माफी मांगते हुए कहा, लेकिन हमारे पास नेगोशिएशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है और हो सकता है इस काम को हम और भी जल्दी कर लें अगर तुम मेरा साथ दो। यानी कि तुम्हारी प्रजाति और हमारी प्रजाति मिलकर अगर दोनों साथ में काम करें तो ये 50 सालों का काम कुछ दिन का काम रह जाएगा। सॉल्ट ने हंसते हुए कहा, अच्छा दिमाग लगाया तुमने। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारे साथ साथ हम इस मिशन में जुटे ना तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन शर्त एक होगी
कि अगर इंसानों ने दोबारा ऐसा पॉल्यूशन फैलाया तो सबकी जाने जाएंगी। इतने में ही समुद्र में एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला। वो ढेर सारा कचरा जो लोगों ने फैलाया था वो बारिश बनकर उन पर ही बरसने लगा। लेकिन बर्कले ने मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि बर्कले को ये बात अच्छे से पता है कि अगर हमने यहाँ पर मीटिंग को छोड़ा तो सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उनके लिए एलियन से लड़ाई करना मतलब नामुमकिन है। और एक बार फिर से बर्कले ने सॉल्ट के सामने प्रस्ताव रखा तो सॉल्ट ने भी अपनी शर्तें बढ़ा दी। उसने बर्कले से कहा, आप लोगों को हमारी 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त ये थी कि समुद्र में कोई कचरा नहीं फैलाएगा और समुद्री जहाज को बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी शर्त थी कि जमीन और समुद्र के बीच में एक बॉर्डर बनाना चाहिए ताकि कोई भी इंसान समुद्र के अंदर ना आ सके, क्योंकि जमीन तो इंसानों के रहने के लिए है और समुद्र हमारा घर है, तो आपको अपने घर में रहना चाहिए और हमें अपने। सॉल्ट की इस शर्त को सुनते ही वहाँ बाकी बैठे मेंबर्स भड़क गए। वो जोर से चिल्लाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाकी कॉन्टिनेंट्स पर रहने वाले लोगों से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें तुम्हारी ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब सॉल्ट ने इंसानों की तेज आवाजों को सुना तो उसने अपनी रूह पर आवाज को बदला और जोर से चिल्लाई, जिससे वहाँ खड़े सारे लोग सहम उठे। सबके शांत होते ही सॉल्ट ने अपनी तीसरी शर्त बताई, जो इंसान और होमो एक्वास की शांति के लिए जरूरी थी, और इसके लिए उसने बर्कले को एक कोडिंग दी और अपनी अगली शर्त अगली मीटिंग में वहीं पर बताने के लिए कहा। लेकिन वो कोडिंग चेक करने के बाद लोग तो हैरान रह गए, क्योंकि इस मीटिंग के लिए बर्कले को समुद्र की गहराइयों में जाना था, वो भी 5 मील नीचे। और ये जगह कोई और नहीं थी बल्कि होमो एक्वा का घर था। और ये इंसानों के लिए एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि एक इंसान का इतनी गहराई में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीचे तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कोई न कोई टेक्निक लगाकर उन्हें नीचे जाना तो था ही, इसलिए अगली मीटिंग होने तक जल्द ही काम को शुरू कर दिया गया। एक ऐसे डिवाइस को तैयार किया गया जिसमें बैठकर नीचे 5 मील तक नीचे जाया जा सकेगा। और फिर क्या था, जल्द ही उसमें बैठकर बर्कले और उसकी टीम नीचे निकल पड़ी मीटिंग के लिए। टीम का एक आदमी बहुत डरा हुआ था। सभी ये बातें कर रहे थे कि पता नहीं वो जिंदा बचकर वापस आ भी पाएंगे या नहीं। बर्कले ने सबको हौसला देते हुए जैसे तैसे खुद को भी संभाले रखा। आखिर था तो वो भी इंसान ही ना, वो भी काफी डरा हुआ था। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। उन लोगों को पानी के अंदर ट्रैवल करते हुए लगभग 2.5 घंटे बीत चुके थे। वहीं ऊपर बैठी टीम ने लगातार संपर्क साधा हुआ था। तभी अचानक पियर्स को लगा शायद कनेक्शन टूट गया है। उसने ऊपर से ही बार बार कनेक्शन को जोड़े रखने का प्रयास किया। उसने चेक किया तो पाया कि सबमरीन बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रही है और अब उन लोगों का धरती से कनेक्शन भी टूट चुका है। वहीं मिन, जो कि सबमरीन में बैठा हुआ था, उसने जब समुद्र के अंदर रहते हुए प्रेशर को चेक किया तो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ का प्रेशर बिल्कुल ऊपर सरफेस जैसा था। और अचानक सबमरीन की लाइट्स बंद हो गयी। तभी अचानक हैच खुलता है और सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो पानी ही नहीं था। धीरे धीरे कर सब वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलकर पाया कि वो किसी गुफा जैसी जगह पर है। और इस वक्त वहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था। और अजीब बात तो ये थी कि वहाँ की हवा में ऑक्सीजन भी थी। और इससे पहले कि कोई और सवाल उनके दिमाग में आता, अचानक उनके सामने सॉल्ट आ जाती है। उन सभी से कहती है, आप सब लोग अपना ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। दरअसल ये एनवायरनमेंट खास हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है और तुम लोग पहले ऐसे इंसान हो जो सही सलामत इतनी दूर तक आए हो। और अब सॉल्ट वहाँ से उन्हें अपनी सबमरीन के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर उनकी प्रजाति के बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वो सभी लोग जमीन और समुद्र का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सॉल्ट के कहने पर सभी लोगों ने अपने ऑक्सीजन मास्क को उतार दिया, लेकिन डेड, जो कि अब भी वैसे ही खड़ा था, उसने अपने ऑक्सीजन मास्क को नहीं उतारा। उसने अपने हाथों में एक अजीब सी चमकदार चीज निकाली और वो उस चीज को लेकर सॉल्ट की तरफ बढ़ा और बड़े ही प्यार से सॉल्ट से कहने लगा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा गया है। लेकिन बर्कले को तो इस तोहफे के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उसने 1 मिनट का पॉज लिया और दूसरे ही पल सब कुछ उसके आंखों के सामने साफ साफ था। वो समझ गया कि डेड दगाबाज है। वहीं सॉल्ट उसे अपने हाथों में लेने वाली थी कि बर्कले उसकी तरफ भागा। बर्कले ने समय रहते कवर्ड बॉम्ब को अपने हाथों में पकड़ा और उसे दूर ले जाकर फेंका। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें कई सारे एलियंस मारे गए थे। वहीं बर्कले के सारे टीम मेंबर्स भी मारे जा चुके थे। बर्कले ही अकेला बचा था, क्योंकि उसे सॉल्ट ने बचा लिया था। वहीं तुरंत ही केट को इस बात की खबर मिलती है। ऊपर कुछ सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सारे टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। केट ने सारा इल्जाम सॉल्ट पे डाल दिया। ये सब कुछ सॉल्ट ने किया है, क्योंकि केट को उस बॉम्ब की असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अब पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा कि सॉल्ट ही विलन है। वो सारे इंसानों को खत्म कर देना चाहती है और पूरी दुनिया पर अकेले राज करना चाहती है। और चारों तरफ ये खौफ फैला दिया गया कि जो भी इंसान समुद्र में जाएगा वो मारा जाएगा।
होगा, लेकिन सरकार सच अच्छे से जानती थी। लेकिन उसने दोनों स्पीशीज के बीच में नफरत फैला दी, क्योंकि वो होमो एक्वा की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं समुद्र तल पर बर्कले को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया और अब बर्कले ने केट को सारा सच बताया। उसने कहा सॉल्ट गुनहगार नहीं है, सॉल्ट ने तो उसे बचाया है। वहीं सरकार होमो एक्वा की पूरी प्रजाति को खत्म करने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन सॉल्ट ने सबको बचाने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा दिया। सॉल्ट के ऊपर आते ही उसे तुरंत ही एक टीन के डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन बर्कले को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे पता है कि सॉल्ट निर्दोष है, क्योंकि वो तो अब सॉल्ट को दोस्त भी मानने लगा था। इसलिए उसने सॉल्ट की जान बचाने का फैसला किया। बर्कले को अच्छे से पता है कि अगर उसने ये सब होने से नहीं रोका तो यहाँ के लोग उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से उस टीन के डब्बे को समुद्र में गिरा दिया और पानी में पहुँचते ही सॉल्ट तुरंत आजाद हो जाती है। बर्कले को पता था कि ऐसा करके अगर वो धरती पर रहा तो मारा जाएगा, इसलिए वो भी समुद्र के अंदर कूद गया। सॉल्ट ने झट से बर्कले का हाथ थमा और उससे अपने साथ ले गई, और इतनी जंग के बाद एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई। लेकिन इस बार मीटिंग में सॉल्ट की जगह वहाँ टाइड नाम का एक एलियन आता है। सामने खड़ी केट बॉम्ब धमाके के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि दोबारा ऐसी गद्दारी कभी नहीं होगी। और इतना कहते कहते वो सॉल्ट के बारे में पूछती है। टाइड ने गुस्से में कहा सॉल्ट गद्दार है, क्योंकि धमाके के दौरान उसने अपने लोगों को बचाने के बजाय एक इंसान को बचाया और तभी से वो गायब है। केट भी इस बात को सुनकर हैरान थी। टाइड ने उसके सामने ये शर्त रखी कि जल्द से जल्द सॉल्ट को ढूंढकर उसके सामने लाया जाए, वरना वो जल्द ही सब कुछ खत्म कर देगा। वहीं सॉल्ट और बर्कले दोनों खुद को बचाने के लिए एक वेयर हाउस में छुपे हुए थे। बातों ही बातों में सॉल्ट ने बर्कले को बताया कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने लोगों के पास चले जाना चाहिए। सॉल्ट ने बर्कले से कहा कि अगर मैं अपने लोगों के पास वापस गई तो मेरे अपने ही लोग मुझे गद्दार समझकर मार डालेंगे। बर्कले दुविधा में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे, इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से वहाँ पर किसी का फोन चुराया और तुरंत ही अपनी एक्स-वाइफ बारबरा को कॉल किया, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ और सिर्फ बारबरा ही है जो अब उसकी मदद कर सकती है। लेकिन बारबरा ने बर्कले की मदद करने के बजाय उस कॉल को गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिया और उसे पकड़वाने के लिए एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। वही बर्कले इन सब बातों से अनजान था। वो जैसे ही बताई गई जगह पर पहुंचा, उसने अपनी तरफ आते हुए सरकारी एजेंट की गाड़ी देखी। वो समझ गया सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। वो तुरंत ही सॉल्ट को लेकर वहाँ से भागा, लेकिन जल्द ही दोनों को घेर लिया गया। वहीं केट जिसने जल्द ही सारी सच्चाई का पता लगा लिया, सॉल्ट जिसने कोई लड़ाई नहीं छेड़ी, वो सारी बातें झूठी हैं। ऐसा पता लगते ही केट ने जल्द ही सारे आर्मी मैन को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन कर्नल ऐसा कभी नहीं चाहता था। केट को एहसास हुआ कि कर्नल सॉल्ट को मार देगा, इसीलिए केट ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि वो आर्मी मैन पर बंदूक तान दे, और ऐसा करते ही सॉल्ट को मौका मिल जाता है। सॉल्ट ने जोर से आवाज निकाली और जल्द ही समुद्र के अंदर कूद गई, और उसी रात सारे होमो एक्वा ने अजीब सी आवाजें निकाली, और इसीलिए कई शहरों के कुत्ते उन आवाजों की तरफ खींचे चले आए। और जब सुबह टाइड से बात करके कुत्तों के बारे में पूछा गया तो टाइड ने बड़ी ही खुशी से कहा हम तो उन्हें खा गए, जैसे इंसान समुद्र की मछलियों को खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी पता चला कि होमो एक्वा ग्लेशियर को पिघला रहे हैं, और कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता लगाया गया कि जल्द ही अगर इसको नहीं रोका गया तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा और आसपास के कई सारे शहर पानी में गुमनाम हो जाएंगे। वहीं टाइड ने अपनी शर्त रखी कि जल्द से जल्द पॉल्यूशन को मिटाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे इंसानों को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ बर्कले को पकड़ लिया गया था और उसे निगरानी में रखा गया था। एक रात खाना खाते समय अचानक बर्कले बेहोश हो जाता है, और जैसे ही बर्कले को होश आया वो समुद्र की तरफ भागा। वो सॉल्ट का नाम पुकारकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, और फाइनली सॉल्ट किनारे पर आ जाती है। वो दौड़कर उसे हक करता है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सॉल्ट से कहता है कि तुम्हें जल्दी ही टाइड को रोकना होगा, वरना वो पूरी मानव प्रजाति को खत्म कर देगा। और अब कुछ समय बीता और सब कुछ पहले जैसा चलने लगा, और तभी एक दिन समुद्र में तैरती हुई होमो एक्वा की लाशें मिली। बहुत सारे होमो एक्वास मारे गए थे। चेक करने पर पता चलता है कि अचानक समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हुई और होमो एक्वा के गिल्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे बहुत सारे होमो एक्वास मारे गए। केट को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जरूर ये इंसानों के बनाया हुआ एक जाल है। और तभी अचानक समुद्र से सिग्नल आया। पता चला एक बार फिर से बर्कले को मीटिंग में बुलाया गया है। जैसे ही बर्कले को ये बात पता चलती है कि सॉल्ट उसके साथ मीटिंग करने के लिए आ रही है, वो खुशी के मारे उछल उठा। सॉल्ट सामने आई और रोते हुए सभी को बताया कि मेरी पॉपुलेशन सिर्फ 10% ही बची है, और मैं आज ही इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करती हूँ, और जिन भी लोगों ने ये कायरता भरा काम किया है उन्हें पानी खुद ब खुद सजा देगा। दोनों प्रजातियों में फिर से संबंधों को बनाने के लिए केट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने सॉल्ट को समुद्र में ही मौजूद एक जगह के बारे में बताते हुए कहा, ये बहुत गहरी जगह है,
यहाँ पर इंसानों का पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने लोगों के साथ यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो। सॉल्ट ने इमोशनल होते हुए कहा, इंसानों के साथ इस कायरता भरी लड़ाई को हम नहीं जीत सकते, हमें कैसे भी करके बस अपने कुछ लोगों को बचाना है। और इतना कहते ही सॉल्ट फिर से पानी में चली जाती है और इतने में ही हॉल में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन बर्कले अपने अंत का इंतजार कर रहा था। केट जल्दी ही बर्कले को होश में लाई और उसे बचाकर बाहर निकाल कर लेकर आती है। वहीं कुछ समय के बाद बर्कले की मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि उसका डीएनए बदल चुका है, यानी कि अब बर्कले के जीन्स होमो एक्वा जैसे हो चुके हैं। इसलिए सभी ने फैसला किया कि उसे समुद्र की ओर ले जाया जाएगा। ये फैसला केट ने लिया क्योंकि वो जानती है कि बर्कले यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। सॉल्ट जैसे ही बर्कले से मिलने समुद्र तल पर आई, उसे हक करते ही अचानक बर्कले के गिल्स निकल आते हैं और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बिल्कुल होमो एक्वा जैसा हो गया, यानी कि अब वो बड़ी ही आसानी से पानी के अंदर सांस ले सकता था। और फिर क्या था, बर्कले ने ये फैसला किया कि वो हमेशा के लिए सॉल्ट के साथ पानी के अंदर रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।